आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरीज। जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरीज है वो दी थी डार्विन सर ने। वैसे नेचुरल सिलेक्शन एक और साइंटिस्ट ने दिया था, वेलेंस ने, रसेल वेलेंस ने। ठीक है, इन दोनों ने ही नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, बट जो सबसे ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाया गया था वो डार्विन ने समझाया था। ठीक है, वेलेंस ने भी दी थी थ्योरी और डार्विन ने भी दी थी, दोनों को आज की डेट में क्रेडिट मिलता है, बट सबसे ज़्यादा वेल इलेबोरेट मैनर में डार्विन जी ने समझाया था। तो जो डार्विन ने समझाए थे वो मैं कुछ पॉइंट्स में लेके आई हूँ, कुछ ब्रीफली पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा नोट्स बड़े सारे नहीं बना के लाई, मैं बहुत ही यूनिक पॉइंट उठा के लाई हूँ। ठीक है, जो इन्होंने ओवरऑल नेचुरल सेक्शन में दिए थे। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छे क्रिटिसाइजर भी रहे हैं लेमार्क के। ठीक है, उन्होंने जितने भी प्रिंसिपल दिए थे इन्होंने भी काफ़ी हद तक उनको डिस्प्रूव किया था। ठीक है, सबसे पहला है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन इन्होंने इसमें ये बताया था कि एक स्पीशीज़ है, अगर उनको सरवाइव करना है, आगे अपनी जनरेशन बढ़ानी है, तो उन्हें रिप्रोडक्शन करना ही होगा, और वो भी हाई रेट से। उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट काफ़ी हाई होना चाहिए, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर उनको सर्वाइव करना है तो आगे इन फ्यूचर उनके पास रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होनी ही चाहिए। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब चलिए पॉपुलेशन की तो ग्रोथ कर ली, पॉपुलेशन तो बढ़ा लिया, बट अब क्या होगा, उन पॉपुलेशन की साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसे वैसे रिसोर्सेज भी तो कम होंगे। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल होगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे उनको फूड भी चाहिएगा, उनको शेल्टर भी चाहिएगा, उनको मेटिंग पार्टनर भी चाहिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन। मतलब कि पॉपुलेशन चलो ग्रोथ हो गई है, ऑफस्प्रिंग आ गई है, बट आपको उनको जीने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए होंगे। अब रिसोर्सेज पाने के लिए उनमें कंपटीशन होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी और भी कंपटीटर हैं साथ में, उनके और भी स्पीशीज़ है, सेम स्पीशीज़, जो पर्टिकुलर उसी ही रिसोर्स पे फीड करती है। उनसे वो कम्पीट करेंगे, चाहे वो फूड के केस में हो, चाहे वो मेट के केस में हो, चाहे वो टेरिटरी के केस में हो। वो लड़ेंगे, वो फूड के लिए भी लड़ेंगे, वो टेरिटरी के लिए लड़ेंगे, और वो मीटिंग पार्टनर के लिए भी लड़ेंगे। मतलब स्ट्रगल करेंगे अपने आप का एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए। अगर भाई जीना है तो फाइट तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा है वेरिएशन। इस टर्म का क्या मतलब है कि जो वेरिएशंस हैं एनवायरनमेंट में पहले से ही प्री एग्जिस्ट होते हैं। वेरिएशंस एनवायरनमेंट में पहले से ही ऑलरेडी ही एग्जिस्ट होते हैं। कुछ वेरिएशन एडवांटेजियस होते हैं और कुछ होते हैं डिसएडवांटेजियस। जो एडवांटेजियस वेरिएशंस होती हैं वो तो सेलेक्ट हो जाती है बाय मेटिंग, कि भाई जिसमें अच्छे अच्छे फीचर्स होंगे तो फीमेल उसी को चूज़ करेगी, उसी के साथ मेट करेगी। ठीक है, उसी की ही आगे ऑफस्प्रिंग आएगी, तो वो एडवांटेजियस कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंच जाएगा। बट जो डिसएडवांटेजियस कैरेक्टर्स हैं, जो ऑलरेडी बैड जीन्स हैं, ठीक है, तो उनके साथ कोई फीमेल कैसे मेट करेगी? तो वो जो डिसएडवांटेजियस कैरेक्टर है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं और वो एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप। ये इस चीज़ का कहने का मतलब है। नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब इन सब स्टेजेस से गुजरने के बाद वही सर्वाइव कर पाएगा जो सबसे ज़्यादा फिट निकल गया है। पॉपुलेशन तो बहुत सारी होती है, बहुत हाई नंबर पे हो गई है, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन हो गया है, बट इनमें से वही लोग तो बचेंगे जिन्होंने कंपटीशन में भाग लिया है और वो जीते हैं। रिसोर्सेज की कमी से भी वो लड़े हैं, ठीक है, मेटिंग के लिए भी लड़े हैं, टेरिटरी के लिए लड़े, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा फिट निकल गया उसी को नेचर सेलेक्ट कर लेगा, वही सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। मतलब है तो बहुत ही वास्ट नेचर सेलेक्शन, ये 4 लाइनों का नहीं है, बहुत वास्ट है, बट यही 4 ही पॉइंट सबसे ज़्यादा मेन है। इसी के इर्द गिर्द घूमता है नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, इन्होंने कुछ नेचुरल सिलेक्शन के मोड्स भी दिए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सिलेक्शन के मोड्स। सबसे पहला है डायरेक्शनल। मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पर्टिकुलर हमें पता होगा कि इस डायरेक्शन में ही सिलेक्शन हो रहा है, कि हम श्योर हैं, हमें पता चल रहा है कि हाँ पहले इस डायरेक्शन में सिलेक्शन था, अब देखिए इस डायरेक्शन में सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ वन एक्सट्रीम। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ विथ डायग्राम। ठीक है, इसके लिए मैं एग्जांपल लूँगी, एक मॉथ का एग्जांपल लूँगी। मॉथ, ठीक है, साइंटिफिक नेम है बिस्टन बेटुलेरिया कार्बोनेरिया। ये डार्क कलर की मौत है, डार्क कलर की, एकदम डार्क पिगमेंटेशन है। दूसरी मैं मौत लूँगी एक बिस्टन बेटुलेरिया टाइपिका, ये लाइटर है, वाइट वाइट सी दिखती है। मतलब मैंने एग्जांपल लिया है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन इंग्लैंड। तो मैं शुरुआत करती हूँ कि स्टार्टिंग के फेज़ में इंग्लैंड में क्या होता था कि जो ट्री था, ये मान लीजिए एक ट्री है, ठीक है,
ट्री पे क्या होता था कि एक लाइटर मॉथ इसका दबदबा था। क्यों? क्योंकि जो स्टेम थी वो भी इसी की टाइप की कलरेशन की थी और ये भी मानो इसी कलर का ही था। प्रेजेंट तो डार्क मॉथ भी थी, डार्क मॉथ भी थी यहाँ पे, बट सबसे ज़्यादा हाईली किसे सेलेक्ट किया गया? लाइटर को। क्यों? क्योंकि जो मॉथ के जो प्रेडेटर्स होते थे वो किसको ईजिली विजुअल कर पाते थे? जो डार्क कलर के होते थे, क्योंकि जो स्टेम था, पेड़ का स्टेम था, वो इसी के ही कलर का था, लाइट कलर का ही था, लाइटर ही था, और ये लाइटर मॉथ भी थी। ठीक है, तो ये तो बच गए प्रेडेटर से, लेकिन हंट किसका हो गया? डार्क वाली का, क्योंकि वो बहुत ईजिली विजुअल हो गया था प्रेडेटर को कि देखिए ये डार्क वाली मॉथ, खा लो इसको। बट क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद इंग्लैंड में क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज लगने लग गई थी। फिर क्या हुआ? इंडस्ट्रीज लगने लग गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या होने लग गया कि जो ट्री का जो स्टेम है वो डार्क पिगमेंटेशन सा होने लग गया था। ठीक है, ड्यूरिंग पॉल्यूशन जो ट्री का स्टेम है वो डार्क होने लग गया था। तो अब किसका फ़ायदा आ गया? क्या लगता है? यहाँ पे जो डार्क वाली मौत थी वो तो हाइड हो गई, बिल्कुल, बट जो लाइटर वाली मौत थी वो विजिबल होने लगी प्रीडेटर्स को। ये देखिए, ये अलग ही दिखने लग गई। तो अब किसका हंट होएगा? अब लाइट वाली का हंट होगा। मतलब सबसे पहले कौन सेलेक्ट हुई थी? लाइट वाली मौत। ये डायरेक्शन में चल गया कि सबसे पहले लाइटर वाली हुई थी जब पॉल्यूशन नहीं था, बट आफ्टर पॉल्यूशन, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री लगने के बाद, पोल्यूशन होने के बाद क्या हुआ कि स्टेम का जो तना था, जो स्टेम था ट्री का, वो डार्क सा होने लग गया था, क्योंकि पोल्यूशन इतना होने लग गया था वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ? जो लाइटर मौत अपने आप को सेफ समझती थी आफ्टर पॉल्यूशन, अब वो ही विजिबल होने लग गई। अब डार्क मौत तो हाइड हो गई। तो यहाँ पे कौन सेलेक्ट हुआ? डार्क मौत। देखा, पहले सबसे पहले कौन सेलेक्ट हुआ? लाइटर मौत। उसके बाद सेलेक्ट हुई डार्क मौत। मतलब एक पैराग्राफ के थ्रू मैं बनाऊँ। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कौन सेलेक्ट हुई? लाइटर मॉथ। ठीक है, देखिए ये समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। चलिए, लाइट वाली मॉथ, लाइटर सेलेक्ट हो गई। ठीक है, बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अब किसका दबदबा चालू हो गया? डार्क मॉथ का, डार्क वाली का। ठीक है, तो मतलब हमें इजीली विजुअल हो रहा है डायरेक्शन कि पहले ये था और आफ्टर पोल्यूशन ये वाली, मतलब एक ना एक एक्सट्रीम को पिक कर रहा है। ठीक है, बिफोर पोल्यूशन ये वाली मौत, लाइट वाली मौत सेलेक्ट हो रही थी, बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये वाली मौत सेलेक्ट होने लग गई। बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारी गायब हो गई। मतलब जिस वक्त लाइट वाली जो मौत थी वो सेलेक्ट हो रही थी, इसका ये मतलब नहीं कि डार्क वाली नहीं थी। डार्क वाली प्रेजेंट थी, बट वो कम अमाउंट में थी। और ऐसा नहीं है कि जब डार्क वाली का सिलेक्शन हुआ तब जो लाइट वाली है वो नहीं थी, वो भी थी। ठीक है, लेकिन उनकी भी पॉपुलेशन कम थी। तो हमने डायरेक्शन देख ली है, बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, तो ये था डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वन एक्सट्रीम, किसी एक एक्सट्रीम का ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग में क्या है? ना तेरा ना मेरा बीच में। मतलब कि स्टेबलाइजिंग समझते हैं कि इंटरमीडिएट गेट सेलेक्टेड एंड बोथ एक्सट्रीम रिजेक्टेड। इसको एग्जांपल्स के थ्रू बहुत समझ सकते हो। बेबी का बॉडी वेट और एक रॉबिन बर्ड होती है जिनकी क्लच साइज पे। तो इन्होंने क्या बताया कि इस रूल में क्या है, जो स्टेबलाइजिंग है उसमें इन्होंने बताया कि बेबी का वेट ना तो बहुत ही कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसका बीच जो वेट है वो इंटरमीडिएट लेवल का होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बताया कि हम आइडियल बेबी का वेट फिक्स करते हैं, जैसे कि 3 kg। ओके, ये आइडियल वेट है। अब स्टेबलाइजिंग में क्या है कि ना तो वेट 3 kg से कम होना चाहिए और ना ही वेट 3 kg से ज़्यादा होना चाहिए। ना तो कम होना चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा होना चाहिए, इंटरमीडिएट में होना चाहिए। ये फिक्स 3 kg के अप्रोक्स होना चाहिए। मतलब एक इंटरमीडिएट सेलेक्ट होगा, ना तो कम वाला सेलेक्ट हो रहा है और ना ही ज़्यादा वाला सेलेक्ट हो रहा है, इंटरमीडिएट बीच वाला। भाई बेबी का बॉडी वेट है वो जो कम होगा,
ठीक है, कि भाई यार 1-1.5 किलो का ही बच्चा हुआ है, तो वो बहुत ही कमज़ोर होगा, ऑलरेडी बहुत कमज़ोर होगा, ठीक है, उसमें क्या कैपेसिटी होगी, ठीक है। और किसी बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है, बाई बर्थ ही ज़्यादा है, 5-6 kg हो गया है, मतलब ऑलरेडी वो इतना गेट कंज्यूम करके आया है, मतलब डेफिनेटली उसमें कोई डिजीज़ है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फिक्स होता है यहाँ पे कि ना ज़्यादा ना कम, ओके, एक फिक्स होता है, उतना होना ज़रूरी है एक आइडियल बेबी के लिए, एक हेल्दी बेबी के लिए। अगर उससे कम होगा तो वो वीक होगा, और अगर वेट ज़्यादा है, वेट अगर ज़्यादा है तो पक्की बात है डिजीज़ हो सकती है कुछ ना कुछ उसको, ठीक है। तो एक आइडियल सेटअप किया है कि हाँ इतना तो होना ही चाहिए। वैसे ही रॉबिन बर्ड की क्लच साइज़, मतलब वो कितने अंडे देती है एक बार में, ठीक है, रॉबिन बर्ड कितने एग्स देती है एक बार में, ठीक है। जैसे उसके लिए सेलेक्ट किया कि जो रॉबिन बर्ड है उसने डिसाइड कर रखा है कि वो सिर्फ 3 to 4 एग्स ही देगी, सिर्फ 3 to 4 एग्स ही देगी, ताकि उनसे क्या है कि वो अच्छे से उनका ध्यान भी रख पाएगी, उनकी केयर भी कर पाएगी। बट अगर रोबिन बर्ड 3 से कम देती है एग, हाँ, लेस एग, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए ये जो एक एग हुआ है यही डिजीज़ वाला आ गया बेबी, या फिर ये आफ्टर बर्थ ही ख़त्म हो जाए, तो इसकी तो रॉबिन बर्ड की तो पॉपुलेशन ही ख़त्म हो जाएगी ऐसे तो ये कम भी नहीं दे सकती। अब अगर ये 3-4 से ज़्यादा एग दे, 3-4 से ज़्यादा एग देने लग जाए, मतलब ये काफ़ी सारे एग दे रही है, तो ये सबको ना तो रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा पाएगी और ना ही सबको केयर दे पाएगी, तो ये ऐसे मरेंगे फिर, ठीक है। तो इन्होंने एक स्टेबलाइज, एक फिक्स इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लिया है कि वो बस 3 to 4 एग्स ही देगी, ताकि वो अच्छे से इनको रिसोर्सेज भी दे पाए, फूड भी दे पाए। तो उन्होंने एक इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लिया, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। वैसे बेबी का वेट एक इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लिया, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो ये था स्टेबलाइजिंग। नेक्स्ट आता है अपना डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्टिव। अब इसमें क्या कहता है कि बोथ एक्सट्रीम सेलेक्टेड एंड इंटरमीडिएट रिजेक्टेड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है ये वाला ग्रे हिमालयस वाला। इन्होंने क्या बताया कि जो एक्सट्रीम है, दो एक्सट्रीम है, वो तो सेलेक्ट हो रही है, पर जो इंटरमीडिएट वाली होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। इन्होंने ये किस तरह से बताया कि यहाँ पे रहते हैं ग्रे रैबिट, ठीक है। तो जो ग्रे रैबिट है वो अपने रंग की जो रॉक्स होती है उसमें ब्लेंड हो जाते हैं, ठीक है, छुप जाते हैं, तो उनके प्रीडेटर्स कभी उनको देख ही नहीं पाते, तो उन पे इतना प्रिडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो गए। और अगर जो रैबिट्स हैं वो हिमालयाज़ अलग जगह पे है, ठीक है, तो वो मान लीजिए वाइट है, मतलब जो हिमालयाज़ की जो माउंटेन्स का रंग है वैसे टाइप का है, तो ये भी ब्लेंड हो जाएंगे इस एटमोसफियर में। बट वो जो ग्रे भी है और वाइट भी है वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ईजिली विजुअल हो जाएगा एनवायरनमेंट पे। तो जो मीडिएटर वाली है वो रिजेक्ट हो जाएगी, और ये जो स्ट्रीम है वो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों का मिक्सचर जो होगा वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये विजुअल हो जाएगा प्रेडेटर के थ्रू। ये तो अपने एनवायरनमेंट ब्लेंड हो जाएगा, ये अपने एनवायरनमेंट ब्लेंड हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का मिक्सचर ईजिली विजुअल होगा, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रप्टिव, ठीक है। तो ये थे मोड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन। थैंक यू।